चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात, अपने को डीके कांस्टेंट के बारे में ध्यान रखनी है। जो अपन ने कल अपना टॉपिक ये थ्योरेटिकली फिनिश हो चुका था। डीके कांस्टेंट के बारे में एक थ्योरेटिकल बात अपने को ध्यान रखनी है, वो ये है लेमडा के बारे में, कि लेमडा इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एक्टिव सब्सटेंस और टाइम और एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। किसी भी रेडियो एक्टिव डीके का जो डीके कांस्टेंट होता है लेमडा, वो इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना सैंपल लिया है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है। इन सब किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपने एक पार्टिकुलर, जैसे आपने यूरेनियम 235 लिया है, तो उसका जो डिके कांस्टेंट है वो है ना। इसका मतलब डिके कांस्टेंट अगर इन चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा तो मीन लाइफ और हाफ लाइफ भी इन चीजों पे डिपेंड नहीं करेगी। सो द डिके कांस्टेंट, मीन लाइफ और हाफ लाइफ ऑफ एनी सैंपल डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ एक्टिव सब्सटेंस, टाइम, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। याद रखना ये कि मतलब वो कांस्टेंट रहता है। ये वैसा ही है जैसा केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट होता है ना। और दूसरा है लेमडा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट। और इसको ये भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम ऑफ अ न्यूक्लियस, है ना। क्यों कहते हैं, जरा सोच के देखिए आपने क्या लिखा था कि माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। तो अगर मैं पूछूं कि लेमडा क्या है, तो डी एन अपॉन डी टी अपॉन एन, यही चीज तो लिखी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम, दिस इज डिके पर यूनिट टाइम ऑफ अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस की पर यूनिट टाइम डिके होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दिस इज लेमडा, है ना। और ये इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। बस इतनी सी बात थी जो आप एक्स्ट्रा कहीं भी ऐड कर लेना, ठीक है। फिर कुछ सवाल है जो अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे और फिर अपन आगे चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, सब लोग ट्राई कीजिए। आपने इसका बेसिक केमिकल काइनेटिक्स में सीखा भी होगा। सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दो क्वेश्चन अपन ने क्लास में पहले भी किए थे, ये दो चार एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करेंगे फिर आगे चलेंगे जल्दी से। इफ द मीन लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर T1 and T2 for alpha emission and beta emission respectively, it is decaying by both alpha and beta simultaneously, then find its mean life and decay constant। पैरेलल रिएक्शंस हैं, केमिस्ट्री के हिसाब से ये पैरेलल रिएक्शंस हैं, तो पैरेलल रिएक्शंस का मीन लाइफ और डीके कांस्टेंट क्या होगा। पैरेलल रिएक्शंस है, सीखा है क्या आपने कि ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है। मान लेते हैं ये अल्फा डीके है, मान लेते हैं ये बीटा डीके है, मान लेते हैं इसका डीके कांस्टेंट लेमडा 1 है और इसका डीके कांस्टेंट लेमडा 2 है। तो लेमडा नेट क्या आता है, लेमडा इफेक्टिव इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। दिस इज लेमडा इफेक्टिव। उन्होंने मीन लाइफ की टर्म में पूछा है, तो आप जानते हो कि मीन लाइफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/लेमडा। तो इसको मैं 1/t लिख सकता हूँ। 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। सो t इज इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। दिस इज द मीन लाइफ ऑफ दिस सैंपल। और अगर मैं लेमडा इफेक्टिव की बात करूं कि डीके कांस्टेंट क्या होगा, तो लेमडा इफेक्टिव इज लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, दैट इज 1/T1 प्लस 1/T2, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो नीचे T1 T2 आ गया, ऊपर T1 प्लस T2 आ गया। कोई दिक्कत किसी को। सिक्वेंशियल रिएक्शन है, नेट लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। सॉरी, सिक्वेंशियल नहीं, साइमल्टेनियस रिएक्शंस। साइमल्टेनियस रिएक्शंस और पैरेलल रिएक्शंस केमिस्ट्री में सीखे हैं ना ये, कि दो रिएक्शंस पैरेलली हो रही होती हैं। केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन आते हैं इसके, वैसे इतना मुझे ध्यान है। मेंस में कि एडवांस में मुझे नहीं पता। केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पे क्वेश्चंस रहते हैं पैरेलल रिएक्शंस के। मेंस के सिलेबस में है कि एडवांस में, इतना मुझे ध्यान नहीं।
बात समझ में आ गई? सिंपल सा है कि दो प्रोसेस से एक साथ डीके हो रहा है, दोनों का डीके कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, ये सिंपल है। The half lives of X and Y are 3 minutes and 27 minutes respectively. At some instant, activity of both are same. Then the ratio of active nuclei of X and Y at that instant is. It is given that the half-life of X and Y are 3 minutes and 27 minutes respectively, and at some instant, activity of both are same. Then at that instant, what will be the ratio of active nuclei of X and Y? Solve it. No, 1 is not the answer. Rajpal, 1 is not the answer. Activity is same, not n is same. Lambda is different for both of them. Lambda is different for both of them. So it is given that at that instant activity is same activity. So AX is equal to AY. At that instant activity of X is equal to activity of Y. Activity of X can be written as lambda X into NX, and activity of Y can be written as lambda Y into ny. We have to find the number of X is to Y. So it is nx upon ny is equal to lambda Y upon lambda X. So this will be the inverse ratio of the lambda. Now, how to find this ratio of lambda? Half lives are given. So half life is equal to ln2 upon lambda. So lambda y upon lambda x will be equal to, in the inverse ratio, tx upon ty. So it is equal to tx upon ty. That is 1 is to 9. So this is the answer. You have to use just some basic logics. Basic logic आपको यूज करने हैं और उसके बेसिस पे अपने को आंसर बताने। कुछ बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आती है, बट हाँ ये जो बेसिक लॉजिक है कि हाफ लाइफ को एल इन टू अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, एक्टिविटी को लेमडा इंटू एन लिख सकते हैं, ये बेसिक लॉजिक तो आपको यूज करने ही होंगे, तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये बताइए, decay constant of two radioactive samples is lambda and 3 lambda respectively. At t equal to 0, they have equal number of active nuclei. Then when will be the ratio of active nuclei become E is to 1? Decay constant of two radioactive samples is lambda and 3 lambda respectively. At t equal to 0, they have equal number of active nuclei. Then when will be the ratio of active nuclei? E is to 1, and your answer should be as a coefficient of 1 upon lambda. Your answer should be as the coefficient of 1 upon lambda. सॉल्व कीजिए, बताइए। मैं क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूं आपको कि इसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। थ्योरी तो हो चुकी है खत्म, मैं चाहता तो थ्योरी खत्म करके छोड़ देता, क्वेश्चंस खुद से ही करने होते हैं, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ कि न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस रेडियो एक्टिविटी के कैसे किए जाते हैं। जो कहा है वो कीजिए, कि इनिशियली उनके एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल थे तो इक्वल मान लीजिए, और आपने से पूछा है कि कब जाके वो इज टू 1 होंगे। 2-3 लोगों ने आंसर दिया भी है।
है ना। तो दोनों का इनिशियली इक्वल है, तो उनको मैं अगर 1 के लिए लिखूं, सैंपल 1 के लिए, तो मैं लिखूंगा किसी भी टाइम टी पे n1 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। ये किसी भी टी टाइम पे n1 के नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स है। सेकेंड, n2 न्यूक्लियाइड्स ऑफ 2 इज इक्वल टू, इनिशियल नंबर सेम है, एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3 लेमडा टी। This is the number of nucleides of 1 at any time. This is the number of nucleides of 2 at any time. और उन्होंने कहा है कि इनका रेशियो is to 1 होना चाहिए, तो रेशियो ले लो, n1 अपॉन n2, n नॉट कैंसिल होगा, ये बचेगा e रेज टू पावर 2 लेमडा t इज टू 1। उन्होंने कहा है कि ये रेशियो is to 1 होना चाहिए, इसका मतलब 2 लेमडा t इज इक्वल टू 1 है, सो t इज इक्वल टू 1/2 लेमडा, लेमडा नीचे, सो इट इज 1/2। 3-4 लोगों ने सही आंसर दे भी दिया। जो कहा है मैंने वही किया है। उन्होंने कहा है कि इनिशियली उनके नंबर इक्वल है, तो मैंने उनके नंबर इक्वल मान लिए, एन नॉट। फिर उन्होंने कहा है कि किसी जनरल टाइम पे उनका नंबर is to 1 है, तो मैंने जनरल टाइम पे उनका नंबर निकाला, उनका रेशियो लिया और उसको is to 1 के इक्वेट कर दिया, खत्म क्वेश्चन। जो कहा जा रहा है वही करना है और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। ये बताइए, 2/3 of a fraction of a sample disintegrates in 7 days. How much fraction of it will decay in 21 days? इससे याद करो कि इक्वल फ्रैक्शन का डिके होता है इक्वल टाइम के बाद, इक्वल टाइम के बाद इक्वल फ्रैक्शन का डिके हो जाता है, या इक्वल फ्रैक्शन बचता है इक्वल टाइम के बाद। उस लॉजिक से सॉल्व करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल फ्रैक्शन का डिके होता है। गलत है राजपाल। रितेश, आंसर कभी 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? तुमने 8/3 आंसर लिखा है कि कितना फ्रैक्शन डिके हो जाएगा, टोटल आंसर कभी 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? तुमने केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन कैसे किए भाई जीवन में? किए ही नहीं तुमने कभी मॉड्यूल सॉल्व उसके। 7 दिन के बाद 2/3 फ्रैक्शन डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब बचा कितना? 1/3। अगर एन नॉट था तो बचा कितना? n0/3। कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद। ये रिमेनिंग है ना, दिस इज रिमेनिंग। तो हर 7 दिन के बाद वो 1/3 बचेगा, तो एक 7 दिन और बीता, तो इसका भी 1/3 कर लो, सो n0/9। एक 7 दिन और बीता, ये n0/27। 21 दिन के बाद इतना बचा, तो डीके कितना हुआ?
26 एन नॉट बाय 27, तो फ्रैक्शन कितना आया 26/27, खत्म। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 26/27। इक्वल फ्रैक्शन बचेगा वो, या इक्वल फ्रैक्शन का डीके होगा हर इंटरवल के बाद। तो अगर आप इसको डीके से सॉल्व करो तो आपको हर जगह वो माइनस करके निकालना पड़ेगा कि पहले के बाद 2/3 डीके हुआ तो बचा कितना n0/3। अब n0/3 का 2/3 डीके होगा तो बचेगा कितना, वो निकालना पड़ेगा बार बार। तो इसलिए मैंने कितना बचा सीधा वही कर लिया कि हर 7 दिन के बाद 1/3 बच रहा है, पिछले वाले का 1/3 बच रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर 7 दिन के बाद 2/3 का डीके हो रहा है, तो उसका मतलब 1/3 बच रहा है, बस। चलिए ये बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, ये बताइए द डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो आइसोटोप इज लैम्डा if A1 and A2 are its activities at T1 and T2 respectively, then the number of nuclei which has decayed during the time interval T1 minus T2 is. Its activity at T1 and T2 are given as A1 and A2. Then you have to find that how many nuclei have decayed in this time gap. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। A1 एक्टिविटी है T1 पे, एक्टिविटी क्या होती है लैम्डा इंटू एन। तो T1 टाइम पे जो उसका नंबर है वो कितना है A1/लैम्डा, और T2 टाइम पे जो उसका नंबर है वो कितना है A2/लैम्डा। ये A1 टाइम, ये T1 टाइम पे उसका नंबर है, ये T2 टाइम पे उसका नंबर है। उसने कहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच कितना डिके हुआ है, T1 से T2 के बीच के इंटरवल में कितना डिके हुआ है, तो इनका डिफरेंस डेल्टा एन। सो इट इज A1 माइनस A2/लैम्डा, ये रहा आंसर। सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ ये सोचना था कि एक्टिविटी को लैम्डा इंटू एन लिख सकते हैं। उसने कहा है कि T1 टाइम पे एक्टिविटी इतनी है, T2 टाइम पे एक्टिविटी इतनी है, तो T1 से T2 के बीच कितना डिके हुआ होगा, तो बस दोनों का नंबर निकाल लिया और नंबर माइनस कर दिया, ये रहा आंसर। ये बेसिक लॉजिक समझ में आने चाहिए तो ही न्यूक्लियर फिजिक्स क्वेश्चन कर पाएंगे, और इसमें कोई कुछ पढ़ा नहीं सकता, अपना दिमाग लगाना होगा कि ये बेसिक सी चीज है, बस कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले, एक्टिविटी इक्वल टू लैम्डा एन, रेट होती है वो भी लैम्डा इंटू एन होती है, हाफ लाइफ ln2/लैम्डा होता है, मीन लाइफ 1/लैम्डा होता है, एक्सपोनेंशियल डीके होता है, बस इन्हीं चीजों को यूज करना होता है। ये एक अच्छा सवाल है, 1 मिनट टाइम लीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। इट इज अ गुड क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो सकता है। पहले पूछा हो सवाल है आपके एग्जाम में कोई काफी पहले, मेंस या AIII में, एज इट इज रिपीट हो सकता है, इसको कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है।
या तो आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, या आप बेसिक लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। इसने कहा गया है कि दो सैंपल हैं पी और क्यू, जो डीके होके एक स्टेबल न्यूक्लियस आर बनाते हैं, है ना। टी इक्वल टू जीरो पे पी जो है वो 4 n0 है और क्यू जो है वो n0 है, और पी की हाफ लाइफ 1 मिनट है, क्यू की हाफ लाइफ 2 मिनट, ये दे रखा है। तो मैं इसके दो टेबल बना लेता हूँ, मैं तो बिना इक्वेशन लिखे इसको हाफ लाइफ से ही सॉल्व कर दूंगा। ये टी इक्वल टू जीरो पे है, ये 4 n0 है और ये n0। इसकी हाफ लाइफ है 1 मिनट, इसकी हाफ लाइफ है 2 मिनट। तो पूछा है कि जब ये दोनों इक्वल होंगे पी और क्यू के नंबर, तो आर कितना बनेगा। तो भाई जितना पी और क्यू डीके होगा उतना ही आर बनेगा। तो मैं कुछ टाइम पे इनके नंबर लिखता हूँ। दिस इज एट टी इक्वल टू जीरो, इसकी हाफ लाइफ 2 मिनट है, तो टी इक्वल टू टू पे ये n0/2 हो जाएगा। टी इक्वल टू 4 पे ये n0/4 हो जाएगा, इनका नंबर जो बचा हुआ वो सैंपल में। टी इक्वल टू 6 पे ये n0/8 हो जाएगा। टी इक्वल टू 8 पे ये n0/16 हो जाएगा। ये क्यू का नंबर है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 8 मिनट बाद। वैसे ही इसकी हाफ लाइफ 1 मिनट है, तो टी इक्वल टू 1 मिनट पे ये 2 n0 होगा। टी इक्वल टू 2 मिनट पे ये n0 होगा। टी इक्वल टू 3 मिनट पे ये n0/2 होगा। टी इक्वल टू 4 मिनट पे ये n0/4 होगा। टी इक्वल टू 5 मिनट पे ये n0/8 होगा। टी इक्वल टू 6 मिनट पे ये n0/16 होगा। ऐसे लिख सकते हैं इनके नंबर, इक्वेशन से भी हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि जब इनके नंबर्स इक्वल हैं, तो ये इक्वल आपको कौन से टाइम पे दिख रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि टी इक्वल टू 4 मिनट पे ये इक्वल है। टी इक्वल टू 4 मिनट पे इनका नंबर इक्वल है। इसका मतलब उन्होंने टी इक्वल टू 4 मिनट पे पूछा है आर कितना होगा। तो टी इक्वल टू 4 पे बेटा पी था कितना, 4 n0, बचा कितना है n0/4। तो आर फॉर्म्ड फ्रॉम पी, पी से कितना आर फॉर्म हुआ, तो आप कहोगे 4 n0 - n0/4, सो इट इज इक्वल टू 15 n0/4, है ना। और Q से कितना R फॉर्म हुआ, तो n0 - n0/4, R formed from Q is equal to n0 - n0/4, that is 3 n0/4। तो इतना R फॉर्म हुआ है P से, इतना R फॉर्म हुआ है Q से, तो टोटल R निकाल लीजिए, इट इज 9 n0/2। बस दोनों के लिए लिखा, आप चाहो तो इसको इक्वेशन से लिख के भी कर सकते थे। मुझे ऐसे हाफ लाइफ के सिंपल लॉजिक से लिख के क्वेश्चन करना आसान लगता है। ठीक है, चलिए ये बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये बताइए, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 minutes, the time taken between 40% decay and 85% decay of same radioactive substance is। 40% decay से 85% decay के बीच कितना टाइम लगेगा।
जल्दी, सिंपल है बिल्कुल। 40% डीके मतलब बचे कितने? 0.6 एन नॉट बचे हैं। और 85% डीके मतलब बचे कितने? 0.15 एन नॉट बचे हैं। उन्होंने कहा है कि इतने से इतने होने में कितना टाइम लगेगा, आपको दिख रहा हो यहां से यहां तक, तो ये 1/4 हो रहा है। 1/4 मतलब 2 हाफ लाइफ, 60 मिनट आराम से। 40% डिके हो जाना मतलब बचना कितना? 60% मतलब 0.6 एंड नॉट। 85% डिके हो जाना मतलब बचना कितना? 15%, 0.15 एंड नॉट। तो पूछ रहा है कि न्यूक्लियाइड्स का नंबर 0.6 एंड नॉट से 0.15 एंड नॉट होने में कितना टाइम लगेगा। तो मुझे उस क्या दिख रहा है कि वो 1/4 हो रहा है नंबर, कहीं बीच में कुछ हो रहा है। तो 1/4 नंबर होने में कितना टाइम लगता है? 2 हाफ लाइफ। खत्म क्वेश्चन। ये बताइए। The initial ratio of active nuclei in two different samples is 2:3. Their half-lives are 2 hours and 3 hours. The ratio of their activities at the end of 12 hours is. सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर बताइए, आपको ही बताना है ना। तो उसने पूछा है कि 12 घंटे बाद एक्टिविटी क्या होगी। एक्टिविटी लैम्डा इंटू एन होती है। पहले उन्होंने एक्टिव नंबर का रेशियो दिया है, एक्टिव न्यूक्लियाई के नंबर का रेशियो दिया, और बाद में एक्टिविटी का रेशियो पूछा है। तो एक्टिविटी लेमडा इंटू एन होती है। तो 12 घंटे बाद जो भी उनकी एक्टिविटी का रेशियो होगा A1:A2, वो लेमडा का रेशियो और साथ में एन का रेशियो होगा। तो लेमडा का रेशियो एक तो टी के इनवर्स रेशियो में होता है, T2/T1 इंटू N1/N2। अब मैं अगर उनके एन का रेशियो निकालूं तो मेरा काम हो जाएगा। T=0 पे अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, तो ये वाला था 2 n0 और ये वाला था 3 n0, क्योंकि वो 2:3 के रेशियो में था। इसकी हाफ लाइफ है 2 घंटे और इसकी हाफ लाइफ है 3 घंटे। तो उसने पूछा है कि 12 घंटे के बाद क्या होगा। 12 घंटे में इसकी 6 हाफ लाइफ बीत गई, तो इसका नंबर जो आएगा वो आएगा 2n0/n², मतलब n0/2⁵। और 12 घंटे बाद इसकी बीत चुकी है 4 हाफ लाइफ, तो इसका नंबर आएगा n2=3n0/2⁴। 4 हाफ लाइफ का यही मतलब होता है। ठीक है, n1 n2 आ गया, तो यहां रख दीजिए T2/T1, इट इज 3:2 इंटू n1/n2, so it is n0/2⁵ इंटू 2⁴/3n0। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए, n0 से n0 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, सो इट इज 1/4। आंसर इज थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सम आप ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हाफ लाइफ के कंसेप्ट से ही हो जा रहे हैं। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है अपने कोर्स में बहुत जगहों पर। ये कीजिए, बताइए। शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही है। ए रेडियो एक्टिव सैंपल, नहीं एक क्वेश्चन और होगा। ए रेडियो एक्टिव सैंपल disintegrates by 10% during 1 month. How much fraction will disintegrate in 4 months? एक महीने में अगर 10% डिसइंटीग्रेट होता है मतलब 90% बचता है, तो 4 महीने बाद कितना परसेंट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा?
इक्वल परसेंटेज बचता है इक्वल टाइम के बाद, उस कंसेप्ट को यूज कीजिए और बताइए। हर एक मंथ में 10% इंटीग्रेट होता है, मतलब 90% बचता है जितना पुराना था उसका। तो अगर ये एन नॉट था तो एक मंथ के बाद इसका 90% बचेगा, मतलब 0.9 एन नॉट बचेगा। फिर अगले एक मंथ के बाद, 4 मंथ में पूछा ये, एक मंथ के बाद है। फिर अगले एक मंथ के बाद इसका 90% बचेगा, तो ये 0.9 स्क्वायर एन नॉट हो जाएगा। फिर अगले एक मंथ के बाद इसका 90% बचेगा, तो 0.9 क्यू एन नॉट हो जाएगा। और फिर अगले एक मंथ के बाद इसका 90% बचेगा, 0.9 की पावर 4 एन नॉट। सो दिस इज द आंसर, इतना बचा है, दिस इज द रिमेनिंग। तो आप डिसइंटीग्रेट निकाल सकते हो। तो रिमेनिंग का नंबर जो आ रहा है वो 81 इंटू 81, 9 की पावर 4 आ रहा है। सॉरी 6 है ना। तो ये बच रहा है अपना 0.6561 एन नॉट, इतना रिमेनिंग है। तो डीके कितना हो गया, 0.35 के आसपास। तो ये फर्स्ट आ गया आंसर। दिस इज द परसेंटेज डीके, 34.39%। 34.39%। अब जिनका आंसर ये 50% और 40% आ रहा है वो पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं। जिनका आंसर ये 40% और 50% आ रहा है वो पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन सी मैथ्स लगा रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। सिंपल सवाल है, बेसिक लॉजिक यूज करना है प्रोबेबिलिटी का। The half-life of a radioactive material is 5 years. The probability of a disintegration of a nucleus in 10 years is। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ जो है 5 साल है, तो 10 साल में किसी भी एक न्यूक्लियस के डिके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बेसिक जिसको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आती है वो बता पाएगा। The half-life of a radioactive material is 5 years. The probability of disintegration for a nucleus in 10 years is। हाँ ये सही है आपका आंसर, गुड। कैसे फर्स्ट आंसर ला रहे हो यार, मतलब जयेश मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन मतलब टाइम नहीं रुकेगा ना जेई मेंस में। तुम्हारे सारे आंसर्स ऐसे ही होते हैं जयेश, पहली बार में गलत जल्दी में लाए हुए आंसर होते हैं। 4 अटेम्प्ट है, लेकिन ऐसी बात थोड़ी ना, 2 निकल भी चुके हैं, 2 ही बचे हुए हैं। सारे आंसर तुम इतनी जल्दी में लाते हो, फिर तुम्हें लगता है कि तुम सही आंसर ले आओगे। इतना टाइम एग्जाम में थोड़ी ना होता है कि तुम हर क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करो। अगर तुम हर क्वेश्चन का आंसर 2 बार में लाने लगोगे तो तुम्हारे लिए पेपर में
150 क्वेश्चन हो जाएंगे 75 के बदले। रितेश कैसे, मतलब 0.25 क्या? डिसइंटीग्रेशन की प्रोबेबिलिटी पूछिए बेटा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा 10 साल में। तो मान लिया कि t इक्वल टू 0 पे वो एन नॉट थे, तो t इक्वल टू 10 ईयर्स के बाद वो कितने बचेंगे? 2 हाफ लाइफ बीती, एन नॉट बाय 4, दिस इज रिमेनिंग। तो डीके कितने हुए? 3 एन नॉट बाय 4, दिस इज डिकेड। तो एक्चुअली 10 साल में 3 एन नॉट बाय 4 डीके होता है। टोटल अगर एन नॉट न्यूक्लियाइड थे तो 10 साल में इतना का डीके हो जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जितने इवेंट हुए अपॉन जो सैंपल स्पेस था। तो आंसर इज 3/4, 0.75। इतना सही क्वेश्चन था। 3/4 डिके हो गया तो कितने, क्या प्रोबेबिलिटी है डिके होने की? बस इतनी सी बात थी। ठीक है, चलिए। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रैक्टिस सेशन थी जो अपन यही फिनिश करते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कुछ चीजें रिवाइज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक, मैं कुछ चीजें मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली बता देता हूँ याद दिला के, जो आपको पहले से पता है। सबसे पहले इसमें आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो कहती है कि लाइट जो आती है हमारे पास, या कोई भी जो ई वेव आती है, वो फोटॉन्स की फॉर्म में आती है। और एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ फोटोन कैन बी रिटन एज h into nu, that is hc upon lambda। सब कुछ को जूल में रख देंगे तो एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? h into nu या hc upon lambda, where h is Planck's constant 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल into सेकेंड। मानते हो ना? ये तो पता है ना सबको? ठीक है। फिर अपन जानते हैं कि जो ज्यादातर कैलकुलेशंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में होती है। तो इन सबको चेंज करके लिखते हैं और उसमें आंसर आता है E इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लेमडा। इसमें लेमडा को रखते हैं एंगस्ट्रॉम की यूनिट में और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो कभी भी हमें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करने को कहा जाए और अपने को वेवलेंथ लेमडा में दिया जाए तो अपन इसको चेंज करके बता सकते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 जूल। ये अपन ने बहुत जगहों पर यूज किया है। ठीक है, तो ये बेसिक एक फोटोन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है। फिर नेक्स्ट आता है फोटोन का मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, एक फोटोन का मोमेंटम कितना होगा? तो एक फोटोन का मोमेंटम, अगर किसी भी चीज का अपन मोमेंटम की बात करें तो मास इनटू वेलोसिटी होती है। अब फोटोन का तो रेस्ट मास 0 होता है ना, और फोटोन्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो मैं अगर इसको m इंटू सी के टर्म में लिखूं तो फोटोन की एनर्जी को मैं साइड में ऐसे लिख दे रहा हूँ, mc² से लिख सकता हूँ कि मान लिया इसका रेस्ट मास अगर m होगा तो इसकी जो एनर्जी है उसको मैं mc² लिख सकता हूँ। तो मुझे m इंटू वी या m इंटू सी की वैल्यू चाहिए, तो m इंटू सी की वैल्यू यहाँ से आएगी E अपॉन सी। तो एक फोटोन का मोमेंटम जो होता है वो होता है E अपॉन सी। दिस इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, मतलब एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। और याद रखना सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना होगा क्योंकि मोमेंटम अपने को ऐसा यूनिट में ही चाहिए होता है। ई को आप एच न्यू लिख सकते हो या ई को अपन एच सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशन फॉर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है, एच अपॉन लेमडा वाला। फोटोन के मोमेंटम के हिसाब से
सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है एच अपॉन लेमडा वाला। कई बार ई बाई सी वाला भी काम आ जाता है, बट ये सबसे ज्यादा काम आता है। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज एच अपॉन लेमडा। फिर एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत जगहों पे इंटेंसिटी की टर्म में, है ना, कि इफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई and wavelength lambda, if light of intensity I and wavelength lambda is incident normally on a surface, if light of intensity I and wavelength lambda is incident normally on a surface, then find number of photons incident per second. एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे। अगर आई इंटेंसिटी और लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट आती है तो बताओ पर सेकेंड कितने फोटोन इंसिडेंट होंगे। उन्हें सरफेस एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल टू ए। तो बहुत सिंपल है इसको सोचना। तो मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे नॉर्मली लाइट आ रही है, लाइट की इंटेंसिटी आई है और जिस सरफेस पे आ रही है उसका एरिया ए है। तो मैं अगर इंसिडेंट पावर पूछूं, इंसिडेंट पावर, तो पावर इज इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो इंसिडेंट पावर इज आई इंटू ए। और पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड। तो मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो आप कहोगे इसको सर लिख सकते हैं इंसिडेंट पावर, कितनी पावर आ रही है, अपॉन ये पावर या ये एनर्जी जो पर सेकेंड आ रही है किसके फॉर्म में आ रही है, फोटॉन्स के फॉर्म में। एक फोटोन की एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का आंसर आ गया आई ए अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा। इसको याद नहीं करना है, समझना है। सो इट इज आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। इस चीज को समझना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। पर सेकेंड जितनी एनर्जी आ रही है अपॉन एक फोटोन की जो एनर्जी है, इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो मुझे पर सेकेंड इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक कहानी तो ये रही, इसको अपन अभी यूज करेंगे। इसी टाइप का सवाल ऐसा भी पूछते हैं कि एक बल्ब है इतनी पावर का, है ना, मान लो आपसे ये बोल दिया कि 100 वॉट का एक बल्ब है, बताओ इस बल्ब से हर सेकेंड कितने फोटोन निकलते हैं। तो वापस वही कहानी है, हमें बल्ब की पावर पता है और हमें निकलने वाले एक फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है। मान लो आपसे कह रखा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का की लाइट निकल रही है बल्ब से। तो हमें एक फोटोन की एनर्जी पता है और हमें बल्ब की पावर पता है। तो बस ये रिलेशन यूज करेंगे, पावर अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा। तो क्या जाएगा कि बल्ब से पर सेकेंड कितने फोटोन निकलते हैं। तो इस टाइप के सवाल इस चीज से आते हैं। इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि पावर इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है, और दूसरा एक फोटोन की एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा होती है। तो अगर आपने इन चीजों को यूज कर लिया तो आप ये बता सकते हो, एंड पावर इज एनर्जी पर सेकेंड। फिर आता है वो पार्ट जो अपन नया सीखने वाले हैं, जो आपने केमिस्ट्री में नहीं सीखा होगा, दैट इज रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स। कि जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो सरफेस पे फोर्स लगाती है और प्रेशर लगाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो अपने कोर्स में है, दैट इज फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब 90 डिग्री पे आती है, और इसमें मैं तीन टाइप के केसेस लूंगा। पहला, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे।
जैसे प्लेन मिरर, अगर लाइट कभी प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है, मतलब R इज इक्वल टू 1 है, A इक्वल टू 0 है। R मतलब कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, A मतलब कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ। तो मान लो आपसे कहा गया कि एक प्लेन मिरर टाइप की कोई चीज है, इस पे लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है ना। I इंटेंसिटी है, A इसका एरिया है, और लेमडा इसकी वेवलेंथ है। तो आपसे कहते हैं बताओ ये सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा या कितना प्रेशर लगाएगा। सुनना मेरी बात, परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब मैं कहूंगा कि चेंज इन वेवलेंथ, सॉरी चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। तो बेटा एक फोटोन का मोमेंटम होता है h अपॉन लेमडा। आप याद करो न्यूटन्स लॉ के वो बेसिक वाले सवाल कि अगर एक बॉल को हम v स्पीड से फेंकते थे और वो टकरा के v स्पीड से वापस आती थी, तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना होता था, 2mv, याद है। अगर एक बॉल को हम एक दीवार पे v स्पीड से फेंकते हैं और टकरा के v से वापस आ जाती है, मतलब प्योर रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो अपन कहते हैं उसके मोमेंटम में चेंज 2mv है। वैसे ही एक अगर h बाय लेमडा वाला फोटोन आता है, टक्कर होके वापस जाता है, तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना होगा, 2h अपॉन लेमडा। बाय सेम लॉजिक कि जितने, अगर वो आया था h बाय लेमडा से और अब वापस रिफ्लेक्ट होके जा रहा है h बाय लेमडा से, तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, 2h बाय लेमडा, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी। ये हुआ चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। और अगली चीज है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, जो अपन ने जस्ट निकालना सीखा है, इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एच सी बाई लेमडा। दिस इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड विच इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स, dp by dt, change in momentum per second, and that is equal to Ia upon hc upon lambda multiplied by 2h upon lambda। h upon lambda कैंसिल हुआ, ये बच रहा है बेटा 2Ia upon c। तो जो रेडिएशन का फोर्स आता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, दैट इज 2Ia upon c, दैट इज Ia क्या होता है, पावर, 2 इंटू इंसिडेंट पावर अपॉन सी। और अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूं तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज 2I अपॉन सी। दिस इज रेडिएशन फोर्स, दिस इज रेडिएशन प्रेशर, अगर सरफेस प्योरली रिफ्लेक्टिंग है तो। अगर सरफेस प्योरली एब्जॉर्बिंग है तो, प्योरली एब्जॉर्बिंग, अब मैं सीधा लिख दूंगा आंसर, तो फोर्स इज इक्वल टू वही नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, तो Ia अपॉन एच सी अपॉन लेमडा। और वो फोटोन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया, तो एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, h अपॉन लेमडा। भाई जितने से आया था वो जीरो हो गया, तो h बाय लेमडा से h बाय लेमडा कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, Ia अपॉन सी, मतलब इंसिडेंट पावर अपॉन सी। तो प्रेशर कितना आएगा, रेडिएशन प्रेशर I अपॉन सी। तो अगर सरफेस प्योरली रिफ्लेक्टिंग हो तो प्रेशर 2I अपॉन सी आता है, अगर सरफेस प्योरली एब्जॉर्बिंग हो तो प्रेशर I अपॉन सी आता है। दिस इज द रेडिएशन प्रेशर। और तीसरा पार्ट भी हो सकता है अगर पार्शियली एब्जॉर्बिंग हो तो, ना पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब R इज इक्वल टू R फ्रैक्शन दिया हो तो एब्जॉर्ब फ्रैक्शन क्या होगा, 1 माइनस R। अगर R फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एब्जॉर्ब फ्रैक्शन कितना है, 1 माइनस R। तो इसका फोर्स क्या आएगा, तो भाई जितने फोटोन्स थे उसका R फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया और A माइनस R फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो गया, तो इन दोनों की वजह से ऐड होगा। तो देखना ध्यान से, जो भी नंबर था n वाज द नंबर पर सेकेंड, r की वजह से, ये r फ्रैक्शन की वजह से जो मोमेंटम चेंज हुआ वो हुआ 2h अपॉन लेमडा, है ना। ये क्या लिखा है मैंने,
वो फोटोन जो रिफ्लेक्ट हुए 1 सेकेंड में और उनकी वजह से मोमेंटम चेंज ये हुआ, प्लस जो फोटोन एब्जॉर्ब हुए ए माइनस आर इंटू एन इंटू उनकी वजह से जो मोमेंटम चेंज हुआ एच अपॉन लैम्डा, दोनों का सम। फर्स्ट टर्म समझिए क्या लिखी हुई है, आंसर याद रखना बहुत आसान है इसका, बट इसका वैसे डेरिवेशन बता दे रहा हूँ। ये क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन्स जो रिफ्लेक्ट हुए इनटू उनका मोमेंटम चेंज, नंबर ऑफ फोटोन जो एब्जॉर्ब हुए पर सेकेंड इनटू उनका मोमेंटम चेंज। इनको सिंप्लीफाई कीजिए तो आप देखिएगा कि n इंटू एच अपॉन लेमडा कॉमन आ गया और ये यहां से बच रहा है 2r और ये प्लस 1 माइनस आर, भी बच रहा है यहाँ से एन एच अपॉन लेमडा इंटू 1 प्लस आर। एन की वैल्यू आप जानते हो, तो ये आई ए बाय सी बचेगा इंटू 1 प्लस आर। दिस इज फोर्स। प्रेशर कितना होगा आई बाय सी 1 प्लस आर। अब आप वैल्यूज रख के इसमें चेक कर लीजिए। अगर इसमें आप आर की वैल्यू 0 रख देते हैं, आर की वैल्यू 0 मतलब फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब कोई फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो ये आंसर आएगा आई ए अपॉन सी और आई अपॉन सी। और अगर आप इसमें आर की वैल्यू 1 रख देते हैं मतलब फुल रिफ्लेक्शन, तो ये बन जाएगा 2IA/C या 2I/C। तो ये किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए सही है। मोस्टली अपने एग्जाम में नॉर्मल इंसिडेंस वाला ये प्लेन सरफेस का केस ही आता है। मैं एक स्फेरिकल का केस भी बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि मान लो ऐसा कोई स्फेयर दिया हुआ हो, दिस इज a स्फेयर और इस पे इधर की तरफ से रेडिएशन आ रहे हैं, है ना, लैम्डा वाले, हाई इंटेंसिटी वाले, और इसकी रेडियस आर है। तो इसके पे जो पावर इंसिडेंट है, आप ध्यान से देखिए, इन सब में जो रेडिएशन फोर्स आता है वो इंसिडेंट पावर पे डिपेंड करता है। देखिए ध्यान से, लेमडा की टर्म ही नहीं आ रही, इंसिडेंट पावर पे डिपेंड करता है, लेमडा की तो टर्म ही नहीं आ रही ना, देयर इज नो लेमडा। तो आप इस पे इंसिडेंट पावर निकाल लीजिए। तो पावर कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो हमें इस स्फेरिकल पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया निकालना होगा, वैसे इसे फ्लक्स निकालते थे। तो आप लिखोगे कि पावर इंसिडेंट जो आएगा ना, दैट इज इंटेंसिटी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया इस पूरे का, वो कितना आएगा πr²। इस पूरे हेमिस्फेयर को अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो वो ये एरिया मिलेगा। दिस इज द प्रोजेक्ट, बिल्कुल वैसे से फ्लक्स निकालते थे ना एक्चुअली में। पावर इज द फ्लक्स ऑफ इंटेंसिटी, जैसे अपन लिखते थे ना, याद करो, फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू एरिया, वैसे में लिखा है पावर इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो जैसा वहां पे फील्ड थी वैसे यहाँ पे इंटेंसिटी है, तो पावर इज द फ्लक्स ऑफ इंटेंसिटी। तो ये अपने पास पावर आ गई। अगर मैं कहूं कि एब्जॉर्बिंग सरफेस है, प्योरली एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो जो फोर्स आएगा वो आएगा ये इंसिडेंट पावर अपॉन सी, तो आई इंटू πr²/c। तो प्रेशर आएगा आई अपॉन सी। और बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें तीनों केसेस में सेम आंसर आएगा, सेम आंसर फॉर a इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 माइनस आर, r इक्वल टू r। तीनों केस में ये फोर्स और प्रेशर का आंसर स्फेयर के केस में सेम आता है, क्योंकि जब आप r इक्वल टू 1 पे भी जाओगे ना, तो कुछ पार्ट इधर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, कुछ पार्ट इधर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, वहां से अपन ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ यही कंपोनेंट बचता है। तो हर किसी में सिर्फ यही कंपोनेंट काम आता है फोर्स का, इसीलिए तीनों केस में इसमें आंसर सेम आते हैं, स्फेयर के केस में रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स के। वैसे ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, मोस्टली जो अपने एग्जाम्स में कभी आते हैं वो रेडिएशन प्रेशर और फोर्स के, वो प्लेन सरफेस के लिए। ठीक है, सो दिस वाज रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स। तो ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी और क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड कुछ पोर्शन था।
नेक्स्ट आता है अपना इसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पोर्शन, जिसके बारे में आपने केमिस्ट्री में खूब सीखा होता है कि हम जानते हैं कि अगर फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन होती है, वर्क फंक्शन, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है। अगर वो वर्क फंक्शन से कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। और फिर आइंस्टाइन की इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन को मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। किसी भी सरफेस पे जब ये फोटोन, मान लो ये मेटल सरफेस है, इस पे क्या हुआ, फोटोन आए और एज ए रिजल्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, है ना। तो जो एनर्जी आई थी वो कहाँ कहाँ गई, तो सुनना ध्यान से, जो फोटोन ने जो एनर्जी दी है वो कहाँ कहाँ गई, तो वो गई है सबसे पहले तो वर्क फंक्शन में, प्लस वो गई है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और वो गई है हीट के फॉर्म में। एक्चुअल एक्सप्रेशन तो ये है कि फोटोन की जो भी एनर्जी आई है वो तीन पार्ट में गई है, एक वर्क फंक्शन में, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और एक हीट में। अब मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, ये तो हमेशा ही जाना है फाइल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब हीट लॉस जीरो होगा। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी आती है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। दिस इज द एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या हर फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये होगी, नहीं, इससे कम कुछ भी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन हीट लॉस इज मैक्सिमम, व्हेन हीट लॉस इज मैक्सिमम, तो के मिनिमम क्या होगा, जीरो। के मिनिमम क्या होगा, जीरो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो से के मैक्स के बीच कुछ भी हो सकती है। के मैक्स तो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट इज के मैक्स, जो आइंस्टाइन ने कहा था, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। के मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। जो आइंस्टाइन का रिलेशन है कि दीज आर द एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। और फिर इसी के अकॉर्डिंग अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हैं कि भाई इसको रोकने के लिए जितना पोटेंशियल चाहिए उसको बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अपन कहते हैं कि अगर अब मैं इसको E इंटू वी एस लिख दूं, वी एस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन इट इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। तो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन E माइनस 5। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जितने पोटेंशियल पे ये मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा अपने एनोड प्लेट पे पहुंचने से। ये सब आता है ना आपको, ये सब आता है ना, मैं बस याद दिला रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन अभी इसके सॉल्व करेंगे बस। ये सब आता है ना, हाँ, मतलब मैं यही मान के चलो आता ही है, सबको आ रहा होता है ये, ठीक है। तो ये जनरल सी कहानी होती है कि मैक्स और फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच। अब मैं एक सिंपल सा सवाल ले रहा हूँ, आपको इसका आंसर बताना है कि इफ threshold wavelength
for a metal surface is lambda, if threshold wavelength for a metal surface is lambda, and when it is illuminated by light of wavelength lambda by 2, and when it is illuminated by light of wavelength lambda by 2, the speed of most energetic electron was v. If it is illuminated by light of wavelength lambda by 4, find new speed, है ना। मतलब अपने को बताना है कि v डैश इक्वल टू क्या इंटू v होगा, v कितने टाइम्स हो जाएगा ये बताना है। अगर एक मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा थी और इसको इल्यूमिनेट किया गया वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 से, तो जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी स्पीड v थी। तो अगर इसको v बाय 4 से एलिमिनेट किया जाए, सॉरी लैम्डा बाय 4 से एलिमिनेट किया जाए, तो इस मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, बताइए। लैम्डा बाय 2 से लैम्डा बाय 4 कर दिया तो स्पीड कितने टाइम्स होगी? स्पीड पूछा है भाई, स्पीड। तो पहले केस में लिखेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा बाय 2 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा, ये बनेगा एच सी अपॉन लैम्डा। और दूसरे केस में लिखेंगे तो बनेगा हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा बाय 4 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा, दैट इज 3 एच सी अपॉन लैम्डा। सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि v अपॉन वी वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1:3, सो वी वन इज इक्वल टू √3v, ये रहा आंसर। तो उसकी स्पीड √3 टाइम्स हो जाएगी, v1 विल बी √3v। सही आंसर सबसे पहले बताया था राजपाल ने, फिर रितेश का भी आंसर सही था, अब बस इन्हीं दोनों के आंसर सही। पता नहीं 2 और 1/3 आंसर कैसे आए थे। 1/3 वाले तो चलो ठीक है, ये रेशियो ले लिया बस, रूट नहीं लिया। 2 वाले ने पता नहीं क्या किया। ठीक है, तो एक तो इस टाइप के सवाल आते हैं, 2 इक्वेशन लिख करके सॉल्व करने वाले। फिर एक चीज होती है फोटो करंट। क्या होती है? फोटो करंट। ये क्या होती है? तो ये सेटअप आपने सीखा होगा, गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाला। ये अपनी कैथोड प्लेट है, ये अपनी एनोड प्लेट है, इस पे ऐसे इधर से लाइट आ रही है एच न्यू वाली। और मान लो हमने इसको ऐसा लगा रखा है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एनोड का प्लेट उसे एब्जॉर्ब करेगा, है ना। और एक तरह से कांस्टेंट करंट सर्किट में फ्लो हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो करंट इस तरफ फ्लो हो रही होगी, इसको बोलते हैं फोटो करंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट किया इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो ने। अब ध्यान से समझिएगा कि मैं अगर मुझसे पूछा जाए बताओ फोटो करंट क्या होगा,
तो हम कहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे होंगे उनके कारण जो करंट फ्लो होगी दैट इज नोन एज फोटो करंट। मैं कहूंगा फोटो करंट की वैल्यू होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इंटू चार्ज, है ना, दिस इज चार्ज पर सेकेंड, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per second multiplied by charge of electron, so this is charge per second। तो यही लिखा हुआ है अपने पास टोटल करंट। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से लाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकल रहे होंगे, क्योंकि फोटॉन्स आ रहे होंगे। तो एक टर्म होती है बेटा क्वांटम एफिशिएंसी, क्या होती है, क्वांटम एफिशिएंसी, जिसको एक्स से लिखते हैं। एक्स इज डिफाइंड एज number of electrons upon number of protons into 100 photons into 100, this is known as quantum efficiency। कि अगर मान लो 100 फोटोन आए और उसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो हम कहते हैं क्वांटम एफिशिएंसी 2% की है ना। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है कि कितने फोटोन से कितना इलेक्ट्रॉन निकला। तो मैं Ne को लिख सकता हूं x/100 इंटू NP इंटू ई। अगर इतने फोटोन आए, ये क्या है, फोटोन्स पर सेकेंड, क्या ये फोटोन्स पर सेकेंड। तो इतने फोटोन आए तो उसको अगर मैं क्वांटम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन निकले, और उससे मुझे ये पता चलेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो एक तो बेसिक रिलेशन यही है कि हमें नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड दिया हो और क्वांटम एफिशिएंसी पता हो तो अपन फोटो करंट बता सकते हैं। अच्छा, बहुत बार ये हो सकता है कि हमें करंट का रिलेशन पूछा जाए, दिस इज करंट इंटेंसिटी के साथ। जरा सोच के देखिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स को क्या लिख सकते हो, इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा इंटू ई, है ना। तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इस पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। बेटा ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आना मतलब ज्यादा फोटोन आना, और ज्यादा फोटोन का आना मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना। तो यहीं से अपन कहते हैं कि एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो फोटो करंट इंक्रीजेस। जो फोटो करंट का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ होता है, फोटो करंट का इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ, जो लाइट उस पर इंसिडेंट होती है वो ऐसा लीनियर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। कि एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और उससे फोटो करंट बढ़ेगा। और एक चीज आपने अभी बहुत जगहों पे सीखी भी होगी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट is directly proportional to 1 upon distance square. And what is this distance? This is distance between source of light and cathode plate। जो इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आपसे कभी ऐसा कह दे कि जो सोर्स ऑफ लाइट था उसको प्लेट से मैं दुगनी डिस्टेंस पे लेके गया, तो अगर मैंने डिस्टेंस को दुगना किया तो लाइट की इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, और अगर लाइट की इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी तो फोटो करंट 1/4 हो जाएगी। इसके 2-3 और ग्राफ हैं जो अपन नेक्स्ट टाइम पे सीखेंगे, और फिर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपने जितना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, दैट इज सफिशिएंट। जो मुझे एक्स्ट्रा पार्ट बताना था वही रेडिएशन प्रेशर का था जो मैंने बता दिया, और बाकी सब मुझे पूरी उम्मीद है आपको आता है ना। तो एक बार उसको देख लें। मैं नेक्स्ट टाइम पे इसका 2-3 ग्राफ और जो बचा है वो बता दूंगा, और फिर मैं इसको
एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक, चलिए आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।